कहते हैं लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, पर हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 8 भूगोल सेक्शन है मेरा, सेट नंबर 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कभी भी अपने को कमज़ोर ना समझें। आप हो सकता है आपसे आगे बहुत ज़्यादा कोई महान होंगे, लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि कोई कितना भी तेज़ होगा, लेकिन फ़ाइट तो आपको आखिर 120 में ही करना है। 120 में ही फाइट करनी है आपको, 120 में ही लड़नी है। अगर बहुत कोई ज्ञाता भी होगा ना, तो भी क्या करेगा, 120 में 120 ही लाएगा। अभी तो ला सकते हैं 120 में 120। इसलिए आपको खुद में कमज़ोर नहीं समझना। आपको ये मत समझिए कि हम कमज़ोर हैं, किसी से कोई कमज़ोर नहीं है। बस आपका सबसे बड़ा चीज़ होता है विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं कि हम कर लेंगे तो कर सकते हैं आप। हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, अरे यार उसका इतना नंबर आ रहा है, इतना मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने ही बन रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना है। एग्ज़ाम को देखिए। आप जब एग्ज़ाम देखते हैं ना, तो कहते हैं ना कि यार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, 110 नंबर उसका टेस्ट में आ रहा है, 120 आ रहा है, मेरा तो 40-45 से बन रहे हैं। लेकिन फाइनल जब एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम आने का रिजल्ट जब आता है, तो देखते हो ये कट ऑफ गिर के कहाँ जाता है, 62, 65, 72। बात समझ में आ रहा है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो मेरा एक आपका सजेशन है, मेरी तरफ से एडवाइस है कि आपको करना क्या है। अगर आपका 1-2 नंबर मार्क्स से रह जा रहा है, तो आप सिर्फ इतना कीजिएगा। अगर 1-2 मार्क्स से हो रहा है, तो गारंटी हम देते हैं कि आपका निश्चित तौर पर जॉब लगेगी। अगर आपका 1-2 मार्क्स से हर बार रह जाता है, तो एग्ज़ाम में जब भी जाए ना आप, तो सबसे पहला काम ये करें कि एक लंबी सांस खींचें, अपने को खुद को रिलैक्स करें, ठीक है। और देखते होंगे आपका 1-2 नंबर से जब मार्क्स रह जाता है, और जब ला करके वापस रिव्यू करते हैं, तब देखते होंगे कि 1-2 नंबर मेरा वहाँ कट गया जहाँ पे आप गलत से जानते भी थे, जानते हुए वो गलत हो गया, या फिर हड़बड़ी में मैंने ऑप्शन सी करना था, डी कर दिया। तो बस अगर ये 2 चीज़ों से अगर बचते हैं, एक हड़बड़ी करने से बचते हैं, आराम से बनाते हैं, क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हमने किया कि भारत का इसमें से कौन सा यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दिया कि कहाँ पे नहीं है, और आप पढ़ ले के कहाँ है, तो अब नहीं तो ध्यान दे ही नहीं दिए, और उसी हिसाब से आप आंसर ऑप्शन भी उसी तरीके से सेट किए होते हैं। तो आपको क्वेश्चन को रीड करने अच्छे तरीके से, आराम से पढ़ने हैं। अब देखिए, अगर इसको होता क्या ना कि हम जब से कि क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, तो पहला नहीं बना, दूसरा भी नहीं बना, तीसरा भी नहीं बना, चौथा भी नहीं बना, कि यार सब मेरा बन ही नहीं रहा, आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। यार ये मत करो। यही करते हैं, हम लोग का नौकरी जॉब नहीं लग पाता, आप लोग फिर परेशान हो जाते हो। कहने का मतलब है कि अगर 120 में अगर कट ऑफ 90 जा रहा है, हार्डली 90 जाएगा, तो 120 में से 90 ही कट ऑफ जा रहा है, मतलब कि छोड़ने के लिए आपके पास 30 क्वेश्चन हैं। आप ये तो सोचो, आप ये सोचते ही नहीं हो कि छोड़ने के लिए आपके पास 30 क्वेश्चन है, और आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, परेशान हो रहे हो। हमको लगता है यार बाकी लोग को अब हो जाएगा। अरे बाकी लोग भी आपसे इतना महान नहीं है, सब वही जगह है, जितना आप मेहनत कर रहे हो अगला भी वही मेहनत कर रहा है। खुद पे विश्वास रखो, हम तो यही कहते हैं। बस विश्वास लेकर के जाइए खुद पे, और ये 2-3 गलतियाँ मत कीजिए आप। पहला तो कि वहाँ पर जाके फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि आप जो भी जानते हैं ना, उसको छोड़ने के लिए क्वेश्चन छोड़ दीजिए। जो जानते हैं पहले उसको 1-2 बार बना भी लेते हैं, तो आप फिर से चेक कीजिए कि इसको हमने सही बनाया नहीं बनाया है। क्योंकि वापस घर आते हैं ना, तो अरे यार ये तो क्वेश्चन तो ये पूछ रहा था, अरे यार इसका तो ऑप्शन तो मैंने ये टिक कर दिया। जल्दबाजी ना करें, सीधी सी बात यही है। आप जो भी क्वेश्चन को बना के आते हैं, उसको अच्छे से बना के आइए। अगर ये आप 120 में से 90 भी अटेम्प्ट करके आते हैं, तो ऐसा अटेम्प्ट कीजिए कि 90 आप जानते हैं और एक्यूरेट होना चाहिए। वो सिलेक्शन आपका पक्का है। रिलैक्स होना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आप जो गलतियां करते हैं, 1-2 नंबर छोड़ के, जो इजी क्वेश्चन होता है उसको जब गलत करके आते हैं, उसको आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपका मार्क वहीं कर जाता है। क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सब करके आते हैं, तो वो इजी क्वेश्चन आपको एडवांस नहीं बन जाना है कि यार हम बहुत तेज़ है। अब बस वहाँ पे आपको रिलैक्स होना है, इजी क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से रीड करनी है। अब उसमें गलती को नहीं करना है। सिलेक्शन हम देते हैं, गारंटी कि वो जरूर होगा आपका, ठीक है। तो ये कुछ थे मेरे पास, कुछ एडवाइस आपको। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो बस यही सोचना, आपको कभी कमज़ोर खुद को नहीं समझना है, ठीक है। और इस बार ठान लीजिए कि हमको जॉब लेना है तो लेना है, जरूर मेहनत करना है आपको, इतना मेहनत कीजिए। और ज़्यादा उधर तक वीडियो में ज़्यादा भटकिए नहीं। जहाँ भी जिस भी सेक्शन से पकड़ रहे हैं, जहाँ भी 1-2 वीडियो यूट्यूब चैनल को पकड़िए और कंटिन्यू रहिए उसके साथ, ठीक है। जहाँ भी देखिए कंटिन्यू है, वहाँ पे कंटिन्यू रहिए। क्योंकि यहाँ पे जो मिल रहा है कंटेंट, कहीं और कुछ मिल रहा है, तो वो कहाँ शुरू कर रहा है, फिर एक ही चीज़ को आपको बार बार रिपीटेशन हो जा रहा है, तो आप नया चीज़ को सीख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आप 1-2-3 चैनल को पकड़ के रखिए, और वहाँ से देखिए हमको यहाँ से ये सेक्शन पढ़ना है, यहाँ से ये सेक्शन पढ़ना है, यहाँ से ये सेक्शन पढ़ना है। और नहीं तो इधर उधर के चक्कर में रह जाए, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे आप, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वसंत विषुव होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को। यह इसमें से अधिक होगा या इसमें से कोई नहीं होगा? चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। क्या हो जाएगा? 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च को क्या होता है? वसंत विषुव होता है। बात करें हम 18 जून को, तो 18 जून को क्या होता है? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी बात करें हम 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर को क्या होता है? ये इस दिन क्या होता है, हम कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, यानी ये दोनों दिन कह सकते हैं, 21 मार्च और साथ साथ में 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर, ये दोनों दिन क्या होते हैं? रात दिन बराबर होते हैं, रात दिन बराबर होते हैं। ठीक है, ये एक ध्यान में रखना आपको। ठीक है, 23 सितंबर को हम क्या कहते हैं? शरद विषुव कहते हैं, जबकि 21 मार्च को क्या कहते हैं? वसंत विषुव। ये तो बता दिया आपको, ये वसंत विषुव है। जबकि 23 सितंबर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शरद विषुव। शरद विषुव कहते हैं इसको, शरद विषुव। ठीक है, शरद विषुव कहते हैं। 23 सितंबर शरद विषुव होगा, जबकि 21 मार्च को हम क्या कहेंगे? इसको वसंत विषुव। वैसे देखिए ना, 21 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? सरस्वती पूजा मनाते हैं, तो उसी के आसपास में क्या आ जाता है? वसंत पंचमी। तो ये वसंत विषुव कहलाएगा 21 मार्च को। और 23 सितंबर को शरद ऋतु, यानी कि वहाँ से शरद आने का थोड़ा सा शुरुआत हो जाता है, ऐसा याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 21 मार्च 23 सितंबर दोनों को याद रखिएगा, एक वसंत विषुव होता है और एक शरद विषुव होता है। ठीक है, और ये दोनों दिन रात और दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। राइट ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि दिए गए दरों और उनके स्थानों को कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसी पॉइंट को ध्यान देना है आपको कि नहीं है। अब बाई में अब ये नहीं करके सही को है, वो मार के चल देते हैं, हम लोग यही गलती करके आते हैं। तो सही नहीं है पूछा आपसे। तो जो जिला और बुर्जिल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बारालापचा और शिव किला कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये गलत है, उत्तर प्रदेश में नहीं है ऐसा। थांगाला, नीति पास, अलीपुर लेक कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये शायद उत्तराखंड में है। और ये है नाथुला। ठीक है, नाथुला और जेलेपास, ये बिल्कुल सही है, सिक्किम में है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 4 सही दिख रहा है, इसमें कहाँ है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूछा है नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए 2 गलत कौन सा था? दूसरा और तीसरा गलत था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि यही दोनों नहीं है। ठीक है, हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल्स बता देते हैं कि जो जिला और बुर्जिला, तो ठीक है ये कश्मीर में है, ये बिल्कुल सही है, तो आपका राइट है, ये आपका पॉइंट फर्स्ट वाला ठीक है, सही है। ठीक है, और बाकी बात करें ये बारालापचा और शिव किला, ये कहाँ पर है आपको देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल में देखने को पड़ेगा आपका शिव किला और लापचा। देखिए इसमें ला है और इसमें भी शिव किला है, यानी शिव किला छिपकली है ना, जो छिपकली है, छिपकली ऐसे याद रख सकते हैं आप कि हिमाचल में छिपकली का जो होता है, जीव होता है, वो लपलपाते रहता है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। हिमाचल में एक छिपकली पाया जाता है, हिमाचल में एक छिपकली पाया जाता है जिसका जीव जो होता है वो लपलपाते रहता है, ऐसे बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से थांगाला है, नीति पास है और लिपू लेक है, तो ये है उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड। कैसे याद करेंगे इसे? तो हम ये लिख सकते हैं कि माना ये यहाँ पे ये थांगा नहीं है, ये माना होगा। ठीक है, जैसे थाना भी शायद है, लेकिन एक माना भी है। ठीक है, माना लिपि, मानाला भी है। ठीक है, तो माना जो है, माना जो ला है, ठीक है, तो माना की नीति गलत लिखा गया है, किसका? उत्तर के रूप में। माना नीति गलत लिखा गया है उत्तर के रूप में, या फिर कह सकते हैं उत्तर जो लिखा गया कि माना की नीति जो है इसको क्या लिखा गया है? गलत लिखा गया है। माना नीति गलत लिखा गया है उत्तर के रूप में, तो उत्तर का खंड का हो जाएगा हमारा मानाला, नीति पास और लिपू लेक। ठीक है, आगे है हमारा, ये बिल्कुल सही है, सिक्किम में कौन सा? जिलेपा है और नाथू है। तो नाथू मतलब क्या होता है? नाथू में नाक में जेली जैसा क्या मिलता है? सी से क्या होता है? समझ जाइए खुद क्या होता है। अरे हर चीज़ बताने की जरूरत थोड़ी है, खुद समझिए ना कि नाथू में यानी नाक में जेली जैसा क्या देखने को मिलता है? सी से क्या मिलता है? सिक्किम। और सी से क्या मिलता है? खुद बताइए क्या होता है, खुद सोचिए। ठीक है, अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो मैं नहीं लिख सकता ना, तो चलिए नाथू में नाक में जेली जैसा क्या मिलता है? सी मिलता है, मतलब सिक्किम में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है?
ठीक है, जो भरतपुर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव। ठीक है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आपका भरतपुर में है। देखिए, बताने के लिए मैं बहुत कुछ बता दूं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वीडियो जब लंबा हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे भैया इतना लंबा वीडियो नहीं देखना। इसीलिए हर एक यूट्यूबर क्या करता है ना, शॉर्ट वीडियो बनाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हल्का थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते रहूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ये है माजुली द्वीप। कहाँ है ये असम में देखने को मिलेगा, असम में। ठीक है, कौन सा नदी में है, कौन सा नदी पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से, मानसरोवर से। ठीक है, और जब निकलते समय हम लोग इसका यहाँ पर नाम से जानते हैं, सांगबो के नाम से। जब ये निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसको ध्यान कहते हैं। ठीक है, फिर जब असम में आती है तब इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर ये जाकर के मिल जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में फिर जाकर के उसको हम लोग कहते हैं मेघना के नाम से। ठीक, उससे पहले वैसे बांग्लादेश में मिलती है, यदि पश्चिम बंगाल में मिलती है, उसको हम लोग वहाँ पर जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? औद्योगिकरण है, सही करण है। औद्योगिकरण जब होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? जनसंख्या, लोग वहाँ पर ज़्यादा एकत्रित होंगे, क्योंकि वहाँ पर वो क्या हो रहा है, उद्योग धंधे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग जाना जब चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब को काम मिलेगा, बहुत सारे वहाँ पर फिर मांग चीज़ें की मांग बढ़ेंगी, दुकान वगैरह खुलेंगे, तो वहाँ से जनसंख्या का तो वितरण थोड़ा प्रभावित करेगा। और साथ में शहरीकरण, तो शहरीकरण से तो होगा ही, है ना। जैसे गाँवों से उठ करके जा रहे हैं कहाँ पर? शहर में बसने के बस रहे हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या शहर में वितरण हो रहा है, यहाँ पे गाँव में कम हो रहा है, तो वितरण तो हो रहा है, जनसंख्या वितरण तो हो रहा है ना। लेकिन पानी की उपलब्धता ऐसा कुछ भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को हम कहते हैं लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, तो बाकी समझिए काल वैसाखी, ये तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये काल वैसाखी नाम ही है, काल वैसाखी, काल काल बनकर जो आता है, ऐसी हवाएं जो काल बन के आए, जो थोड़ा सा विनाश करके जाए, उसको क्या कहते हैं? काल वैसाखी। ये आपको वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी हम बात करें मैंगो सावर, तो ये आपको केरल के तट पर, केरल कर्नाटक के तट पर देखने को मिलेगा, केरल और कर्नाटक के तट पर मिलेगा मैंगो सावर। ये मैंगो सावर होता है क्या? मैंगो तो आम, तो यानी कि शुरुआत में ही, बरसात से पहले ही, यानी कि जब आम को जब मंजर लग रहे होते हैं ना, तो उसमें गर्मी के मौसम में थोड़ा बहुत क्या आते हैं, इस मानसून से थोड़ा बहुत बारिश हो जाता है ना, तो उस समय इसको हम लोग मैंगो सावर के नाम से जानते हैं, और ये कह सकते हैं फलों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन काल वैसाखी तो खैर बहुत दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर है? ठीक है, भारतीय पूछा है क्या? भारतीय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कांचनजंगा। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? बताइए कमेंट करके, कहाँ है ये है आपका सिक्किम में। कहाँ है ये? सिक्किम में है। ये K10 कुछ नहीं है, K2 है एक। ठीक है, जो POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पाक अधिकृत क्षेत्र में है। ठीक है, तो हम K2 को नहीं लेते हैं, क्योंकि हम तो उसका हिसाब ना मानते हैं POK मेरा, आप जानते, हम सोचते हैं, मेरा मानना है, हम लोग का मानना है कि POK मेरा है, लेकिन अभी उस पर अधिकार किसका है? पाक का है। ठीक है, लेकिन वो मेरे हिस्से में हम लोग मानते हैं कि वो मेरा ही है। मानते क्या है, मानना क्या है, वो मेरा ही है, जबरदस्ती वो अधिकार करके रखा हुआ है। ठीक, जिस दिन होगा उस दिन छीन लिया जाएगा। ठीक है, जिस दिन मेरा दिमाग सर के, हम लोग का दिमाग सर कर छीन लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से का हिस्सा था। पूर्वी भारत की जो पहाड़ी जो पट्टी जो मेघालय वाला है ना, जब यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से मेघालय है ना, ये 7 सिस्टर में से, तो पूछा है मूल रूप से किसका हिस्सा था, जिसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये होगा, या फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा, ये मणिपुर तो दूर चला जाएगा ना, असम होगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, इसका आंसर होगा असम। ठीक है, तो पूरे पहाड़ी का जो पट्टी मेघालय है मूल रूप से असम का हिस्सा है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेरियार नेशनल पार्क में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका केरल में, पेरियार केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क बताना है कहाँ पे है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में। कहाँ देखने को मिलेगा? हरियाणा में। ठीक है, और इसमें और क्या बता दें आपको, एक किश्तवाड़ जो है, एक पिछले वीडियो मैंने बताया था किश्तवाड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पता नहीं क्यों चर्चा में चल रहा है। किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलेगी?
ये मिलेगा देखने को जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। सो याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नागरहोल को याद रखिएगा, नागरहोल, ठीक है, नागरहोल ये मिलेगा आपको कर्नाटका में देखने के लिए, कर्नाटका, कर्नाटक, पता नहीं क्यों गलती दिखा रहा है मेरे से इतना। एक है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, ठीक है, ये चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा, यूपी में, ठीक है। चलिए और बाकी बताते रहेंगे फिर इसी तरीके से। पाइथन जैकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है जो जापान की मदद से पूरा किया गया, किस नदी पर है ये, पाइथन जैकवाड़ी हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो जापान की मदद से बनाया गया है या पूरा किया गया, किस नदी पर है ये, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गोदावरी नदी पर है, ठीक है। और हमने बताया था कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर नदी से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, है ना। कहाँ है ये, नासिक में है, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें गोदावरी की सब जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 1465, है ना। और इसकी जो सहायक नदी है, गोदावरी के सहायक जो नदी है, इसका याद रख सकते हैं, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, है ना, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, ये सभी इसकी क्या है, सहायक नदियों के नाम हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है, कैशलेस द्वीप बताना कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करंग द्वीप, कौन सा हो जाएगा, करंग द्वीप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये पूछ लेगा कि करम द्वीप कहाँ है, तो आपको बताना है ये है मणिपुर में, कहाँ है, मणिपुर में, ध्यान रखिएगा, मणिपुर, ये इंपॉर्टेंट है कि करंग द्वीप कहाँ है, मणिपुर में। और भारत का ये पहला कैशलेस द्वीप घोषित किया गया है, अरे मणिपुर में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन है, करंग द्वीप है, और ये कहाँ है, मणिपुर में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, दो में कोई विविधता नहीं है, दो में कोई विविधता नहीं है, यार मई में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, दो में कोई विविधता नहीं है, ट्रिक मैंने बता दिया है, दो में कोई विविधता नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जल निकाय बताना है कि कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, ठीक है। सुपीरियर सबसे मीठे झील का है, ये सबसे मीठा झील है ये, एक्चुअली में ये सागर नहीं है, ठीक है, ये झील ही है, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, ये बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे लोकल इसको सागर कहते हैं, ये है झील लेकिन वह बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, तो उसको क्या लगता है कि ये सागर है, लेकिन सागर नहीं है, ये झील है, ठीक है। जैसे हम लोग है ना कि अगर मान लो इतना बड़ा बड़ा हम लोग नदी देखें और अचानक से हमको कहीं इतना बड़ा दिखा देते, हम लोग क्या कहेंगे, उसको सागर ही ना कहेंगे, तो ऐसे वहाँ के लोकल उसको सागर कहते हैं, लेकिन है सागर नहीं, वो झील है। और बैकाल झील हम जो जानते हैं सबसे ये गहरा झील है, ये सबसे गहरा झील है, और ये सबसे मीठा पानी का है, मीठे पानी का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, ठीक है, मीठे पानी का झील है, याद रखना है। और कैस्पियन सागर ये सबसे बड़ा इसमें क्या है, अंतःस्थलीय जल निकाय है, यानी कि सबसे बहुत ज़्यादा जल है, यानी कि सब वाटर बॉडी ज़्यादा है इसमें। चलिए आगे है, समान वर्ष में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रस्फोट या फटना, है ना, जब बादल जब फटते हैं, जो सुने होंगे उत्तराखंड वगैरह में, वो वाली है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, बहुत ही आसान सवाल है, अगर इसका आंसर ही नहीं पता है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बांग्लादेश। कुल इसकी लंबाई बता सकते हैं कितना है, तो इसे कुल लंबाई को देखने को मिलेगा 4096 या 97 मीटर के आसपास, किलोमीटर के आसपास है, ध्यान रखिएगा। और सबसे जो छोटा लगता है वो लगता है अफगानिस्तान के साथ, कितना, 106 किलोमीटर, ठीक है। और पाकिस्तान के बाद ये बांग्लादेश के बाद, उसके बाद फिर दूसरा कौन सा है, तो दूसरा सीमा लगता है फिर चीन के साथ, ठीक है, कितना, चीन के साथ लगता है, चीन के साथ लगता है वो सीमा है 3488 किलोमीटर। इसके बाद फिर पाक के साथ लगता है, जो शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 3300 के आसपास है। आप एक थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा क्या मैं सही बता रहा हूँ या फिर कुछ और है, उसको थोड़ा सा बताइए कमेंट करके, ठीक है। बट याद रखिएगा बांग्लादेश का साथ 4097 किलोमीटर है और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, और ये जो लगती है शायद ये लद्दाख के जो एरिया वाला है वहाँ से लगती हैं, लद्दाख के साथ, ठीक है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है, व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल,
ठीक है। और केरल में तो जनरली वैसा कुछ खास नहीं है। थार मरुस्थल में क्या होता है कि दिन के समय में ये 50 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है और दिन में लगभग 10 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि दिन के समय क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे क्या है, बजरी पत्थर वगैरह कंकर बालू है ना, तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें से क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक खासियत होता है, जो बालुई क्षेत्र होता है, मरुस्थल होता है, उससे खासियत होता है कि जो जितना जल्दी गर्म होता है वो उतना जल्दी वो ठंडा भी होता है। तो ये दिन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसका तापमान बढ़ जाता है, और दिन में अचानक ठंडा भी हो जाता है, तो ठंडा होने की वजह से इसका तापमान घट जाता है। तो यही तो है, तापांतर में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है थार मरुस्थल में, इस जो ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी सारा सहारा मरुस्थल में वैसे ही होगा वहाँ भी। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ओमान की राजधानी है, ओमान की राजधानी बताना है। तो ओमान की राजधानी मनामा नहीं है, माले नहीं है, मास्को नहीं है। मास्को किस राजधानी है, रूस की राजधानी है। माले किसका है, मालदीव का शायद है, और मनामा किसके, कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ओमान का राजधानी मास्कट होगा, मास्कट। ठीक है, और बात करें मनामा का तो कमेंट करके बताइए आप, वैसे बता दे रहे हैं, ये है बहरीन का। किसका है, बहरीन का है। किसका है, बहरीन का, याद कीजिए। देखिए कोई चीज़ों को बार बार जब बोलते हैं ना आप, तो आपको याद होता है। कोशिश कीजिए कि चीज़ों को बार बार रिपीट कीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना, 2-3 बार 4 बार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ताकि आप एक ही बार जब बोलते हैं ना कि चीज़ को मन में ना कहीं घर कर जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मनामा किसकी राजधानी है, बहरीन की राजधानी है। बहरीन की राजधानी मनामा, मालदीव का माले, मास्को हो जाए रूस का, और जबकि ओमान की राजधानी है मास्कट। चलिए आगे देखते हैं, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों या टाइम जोन में विभाजित किया गया है। तो ये कुल हो जाएगा 24। ठीक है, टाइम जोन कहने मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लो हमारे पास पृथ्वी है, ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है कि ये जैसे ये इस तरीके से देशांतर रेखाएं हैं ना खींची हुई, तो कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 है। ठीक है, कितने, 360 एक एक डिग्री पर घुमा हुआ है, तो इसको 24 घंटा में इसको डिवाइड हम लोग कर देते हैं, तो कहते वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर कि कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया, तो ये है 24। ठीक है, और इसमें बात करके भारत में कितने टाइम जोन है, तो उसमें देखने को मिलेगा आपको सिर्फ एक टाइम जोन है। कहाँ पर है, इलाहाबाद वाला, बीजापुर में जो है। ठीक है, 82.5 डिग्री के आसपास में है, वो ध्यान में रखना है। तो विश्व को कुल कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में बांटा गया है, तो हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रूस में बता दें कि 11 टाइम जोन है, जबकि ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है। रूस में कितने हैं, रूस में है आपका 11। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में है 9। ठीक है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी क्या है, जियोडेसी क्या है बताइए। जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप को से संबंधित है। तो पृथ्वी के ये डायमेंशन को मापता है जियोडेसी। ठीक है, जब भी नाम आए जियोडेसी का तो बताइएगा कि पृथ्वी के हम डायमेंशन को मापते हैं, आयाम को मापते हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। महाद्वीपीय जो बहाव है उसका सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। जे विल्सन, पू वेनेगेट, डू ट्वाइट। देख कमेंट करके किसका क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वेनेगेट नहीं होगा, वेनेगर होगा, वेगनर होगा। ठीक है, वेगनर होगा, वेगनर। ठीक है, महाद्वीपीय बहाव का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, वेगनर ने दिया था। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि हमारा जो पहले जो पूरा जो पृथ्वी था, है ना, पहले दो भागों में बटा हुआ था। कौन कौन, एक पैंजिया और एक पैंथालासा। पैंजिया क्या था, पूरा पूरा वो लैंड वाला ज़मीन था, भूमि वाला था, जबकि पैंथालासा क्या था, पूरा जलीय विस्तार था वो वाला, है ना, याद है। और पैंजिया के मध्य में एक उथला हुआ क्या था, संकीर्ण महासागर था, जिसका नाम क्या था, टेथित सागर। टेथित सागर, जहाँ पे आज क्या है, जहाँ पे आज हमको हिमालय देखने को मिलता है ना। चलिए आगे देखते हैं, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए कमेंट करके। सुंडा ट्रेंच सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग जानते हैं जावा द्वीप के नाम से, जावा गर्त के नाम से भी जानते हैं, जावा गर्त। ठीक है, और जावा गर्त बताया था ना पिछले वीडियो में, कहाँ है ये जावा गर्त, कहाँ है, याद है, ये है, हमने बताया था, ये है आपका हिंद महासागर में, है ना, ये बताया था ना। बाकी प्रशांत महासागर का तो पता ही होगा, मैरियाना गर्त, है ना, मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, और मैरियाना जो ट्रेंच है उसकी जो गहराई है, मैक्सिमम जो गहराई है वो कितना है, 11,022 किलोमीटर। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच का जो गहराई है,
यानी कि समुद्र लेवल से नीचे जाएंगे कितना किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर के अंदर जाएंगे तो जाकर हमको नीचे सतह मिलेगी हमको। ठीक है, चलिए आगे है, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है। एक प्रभावी कोरियोलिसिस जो बल होता है वो किस कारण से होता है, तो ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। कैसे होता है ये, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, ये आप क्लास 9 का जो जलवायु है, जलवायु जो चैप्टर है, आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ साफ लिखा हुआ है कि एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण से होता है। बहुत सी चीज़ें वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, वो जाके पढ़ सकते हैं। तो इसको कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा है, किस देश के साथ मृत सागर के साथ भूमि सीमा, अच्छा सॉरी नहीं है। ठीक है, ये करना है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत सागर के साथ लेबनान की भूमि सीमा से नहीं लगती है। ये लेबनान का नहीं लगता है, बाकी जॉर्डन इजराइल का लगता है। ध्यान रखिएगा, इस मृत सागर के साथ 3 देशों का लगता है सीमा, एक तो इजराइल का लगता है, एक जॉर्डन का लगता है और एक लगता है फिलिस्तीन का लगता है, फिलिस्तीन का लगता है। ठीक है, फिलिस्तीन के साथ लगता है, फिलिस्तीन गलत लिखा क्या। ठीक है, फिलिस्तीन, फिर से मैं लिख देता हूँ, फिलिस्तीन ऐसा होगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है ये। ठीक है, तो इसका सही खनिज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइटेनियम। क्या हो जाएगा, टाइटेनियम। ठीक है, और बाकी बात करें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, ये तो आप ध्यान में रखेंगे ना कि भारतीय तट रेखा के साथ व्यापक रूप से क्या जुड़ा हुआ है, किस खनिज, किसका खनिज है, टाइटेनियम का खनिज है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और क्या ध्यान में रखेंगे कि थोरियम मुख्य रूप से मोनाजाइट और लिमोनाइट के से प्राप्त होता है। ये बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि थोरियम किससे प्राप्त होता है, तो मोनाजाइट किससे प्राप्त होता है, मोनाजाइट। ठीक है, और एक और होता है लिमोनाइट। ठीक है, ये 2 चीज़ें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, मुख्य रूप थोरियम प्राप्त होता है। ठीक है, अब बता सकते हैं कि थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे इसका ज़्यादा है भंडार, कमेंट करके बताइए मुझे। और केरल के समुद्री तट के बालू से क्या हमें प्राप्त होता है, थोरियम प्राप्त होता है। ठीक है, केरल के समुद्री तट के एक बालू है वहाँ है, जब वहाँ बालू से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, थोरियम प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी के प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। ठीक है, हमें ये तुलना करना है कि जो हिमालय नदी है और प्रायद्वीपीय नदी है उससे बताना है कि दोनों में क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट लिखा हुआ है कि अधिकांश हिमालय नदियाँ 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा, क्योंकि हिमालय क्या है, एक बर्फ़ का है भंडार है, तो वहाँ से बर्फ़ क्या होती है, पिघलती रहती है, तो वहाँ से नदियाँ 12मासी क्या होती हैं, बहती रहती हैं। जबकि अधिकांश जो प्रायद्वीपीय है नदी है तो वहाँ पे क्या है, मानसून पर निर्भर है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तो प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है मतलब इस तरीके से, जैसे हम कहें इस तरह से, ये एक ये देखिए, ये हो गया, मान लेते हैं कि ये हिमालय का हो गया, और बाकी बात करें हम प्रायद्वीपीय का तो कुछ इस तरीके से है। तो बताइए किसका ज़्यादा ढाल है, तो ये वाला हमारा मान लेते हैं हिमालय का है और ये हमारा प्रायद्वीपीय का है। किसका ज़्यादा ढाल है, तो हिमालय का है, तो ये बिल्कुल सही है, हिमालय कुछ ऐसा ही है ना, और ये हमारा प्रायद्वीपीय वाला है। तीसरा है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण कारण बनती है। ये नहीं सही, ये गलत है, नहीं करती है ज़्यादा, हिमालय नदी की तुलना में अधिक रास्ते में अधिक क्षरण करती है, नहीं ऐसा नहीं है। ज़्यादा जो ढाल वाला होगा वो ज़्यादा क्षरण करेगा, तो यहाँ पे होगा हिमालय वाला होगा, ना कि प्रायद्वीपीय वाला होगा। बताइए गति किसका ज़्यादा तेज होगा, जिसका गति ज़्यादा तेज होगा वही ज़्यादा क्षरण करेगा ना, तो तीसरा गलत है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे आप, पहला दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक खालिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को हम पेनीप्लेन या जियो सिंक्लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं जियो सिंक्लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जियो सिंक्लाइन शब्द का पता है अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि एक लंबे और अपेक्षाकृत संकीर्ण महासागरीय घाटियों के लिए किया जाता है, जिसमें अवसादों का जमाव लंबे समय से जारी है। ठीक है, अवसादों का क्या हो रहा है, लंबे समय से जारी है जमाव। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जियो सिंक्लाइन कहते हैं। ठीक है, और गंगा के मैदान को जियो सिंक्लाइन के रूप में सर्वोत्तम रूप से हम क्या कर सकते हैं, उसको वर्णित कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, गंगा मैदान का। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी का झील है, चिल्का, सांभर या वुलर। मीठा पानी बात कर रहा है तो चिल्का ये क्या है हमारा, खारे पानी का है, उड़ीसा में है ये। सांभर
सांभर राजस्थान में है, ठीक है। ये खारे पानी का है। और बात करें हम वूलर का, तो ये भी मीठे पानी का है। ये कहाँ देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर। तो इसका बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? बिल्कुल बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा? मीठे पानी का पूछा है ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि चिल्का भी क्या है? खारे पानी का, ये उड़ीसा में है। तो पूछा था मीठे का। 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी का, मंगल का, शुक्र का? तो सबसे कम हो जाएगा इसमें। इसमें तो वैसा कोई दिख नहीं रहा, पृथ्वी भी नहीं है, मंगल भी नहीं है, शुक्र भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो जो सबसे घनत्व कम है उसका जो है वो शनि ग्रह का है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि आप लोग डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बस टिक करके मैं आगे बढ़ते चलाऊँ। अगर डिटेल्स से पढ़ाऊँगा तो फिर 40 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो कहीं ना कहीं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे कि किस तरह का वीडियो चाहते हैं आप। डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, एक एक ऑप्शन को डिटेल्स में समझाऊँ, या फिर ऐसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वही ठीक है, ठीक है। और बाकी जितने भी हम टेस्ट ले रहे हैं, जितना भी हम सीरीज लेकर के आ रहे हैं, अगर उसका PDF फाइल चाहिए तो वो मेरा नंबर है, ठीक है। उस नंबर पर आप कमेंट कीजिए और वहाँ से PDF लिखिए, जिसमें मुझे मैसेज कीजिए मुझे PDF चाहिए, हम तुरंत सेंड कर देंगे आपको, ठीक है। चलिए 31वां क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? देखिए नाम है चिरैया, तो लोग सोचते हैं ना कि ये पश्चिमी अभयारण्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पश्चिमी सिंहभूम एक झारखंड का एक जिला है जो उड़ीसा से लगता है। झारखंड का एक जिला है पश्चिमी सिंहभूम, जो किससे लगता है? उड़ीसा से लगता है, ठीक है। चिरैया जो है सो लौह है इसके लिए। अच्छा, पश्चिमी सिंहभूम यहीं पर, अब लौह खान का तो भंडार ही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? पट्टी सीमा परियोजना किससे जुड़ी हुई है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। कृष्णा भी कहाँ से निकलती है? तो ये आपका महाराष्ट्र से ही निकलती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों के नाम बारे में बात करें तो मालप्रभा, ये सभी इसका क्या है? सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और गोदावरी तो अभी बताया ना पिछला में, आगे थोड़ा सा पीछे वाला क्वेश्चन बताया था मैंने कि गोदावरी का जो है पेनगंगा, वेनगंगा और मंजीरा और घाट प्रवाह, ये सब जो है सो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक। महानदी, महानदी पर एक क्या है? एक बांध बना हुआ है, कौन सा? हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा है ना। चलिए आगे देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होगा यहाँ पे? कौन सा कथन एक्सकर और ड्रमलिन के संबंध में है? ये ऑप्शन बताना है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला सही है आपका, दूसरा सही है और चौथा भी सही है, ठीक है। तो एस्कर क्रूड बेडेड ज्वेलरी और रेत की लकीरें हैं, बिल्कुल सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं पर निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। जबकि अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की है ये विशेषता, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का जो दहन होता है वो होता है झारखंड में। यहाँ कई सालों से 100 साल से भी ऊपर हो गए हैं, यहाँ पर अभी जो कोयले खदान में आग लगी हुई है, इसको बुताने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अभी तो सरकार लगभग 2400 के आसपास यहाँ पे खर्च कर चुकी है, 23 से 2400 करोड़ के बीच में इतना खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी इस पर आग पे काबू नहीं पाया गया है। और 100 वर्षों से आज अभी भी यहाँ पे आग ज़मीन के नीचे धधक रही है, ठीक है। तो ये जो जगह है भूमिगत, ये बात करें कहाँ पर है ये स्थान? झारखंड में। तो ये झरिया एक स्थान है झारखंड में, धनबाद जिले में पड़ता है शायद ये, ठीक है। तो यहाँ पे जामिन जो कोयला है, जहाँ पे जो भंडार है, वहाँ पे आग लग चुका है 100 साल पहले, और अभी भी ये लगता ही जा रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और बात करें इसमें कि 10 अरब से, है ना, 10 अरब से भी अधिक का कोयला जल चुका है। सोचिए कितना नुकसान हो रहा है हमें। 10 अरब रुपये का कोयला जल चुका है, और साथ में 2300 करोड़ रुपया हम अभी तक इस खर्च कर चुके हैं कि इसको कैसे काबू पाया जाए। चलिए आगे है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया हो जाएगा, ठीक है। गया से सटा हुआ एक कोडरमा जिला भी है, कोडरमा जो झारखंड में पड़ता है, यहाँ भी कोयला का भंडार है। तो कह सकते हैं कि झारखंड और बिहार में जो अभ्रक का जो भंडार है वो लगभग 60 से 70% इधर मिल जाता है, झारखंड बिहार में,
ठीक है, पूरे भारत का। ठीक है, मान सकते हैं लगभग 71%, कितना, 71% झारखंड बिहार में कोयले का भंडार है। ठीक है, और अभ्रक जो है वो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से के परत में पाया जाता है ये। ठीक है, कौन सा, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से में परत में पाया जाता है ये, ध्यान रखना है। अभ्रक साथ साथ में ध्यान रखना है कि जो अभ्रक होता है वो विद्युत का क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है। ठीक है, इसीलिए हम देखते होंगे आप लोग कि इसमें विद्युत के इसे यूज किया जाता है। जैसे एक आयरन हो गया, तो आयरन देखेंगे कि उसमें जो आपका जो आयरन गर्म होता है किस वजह से होता है, उसमें अभ्रक लगा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है, तो ये होता है पटना जिले में। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो गंगा नदी है वो बिहार को क्या करती है, पूरे लगभग 2 भागों में विभाजित करती हैं। ठीक है, तो सोन और गंगा पटना नदी में जाकर के संगम पर ये मिलती हैं, ये ध्यान में रखना है। और साथ में इसमें गंगा नदी जो है वो बिहार के 12 जिलों को मतलब कि टच करती है, यानी कि तट उसे तट रेखा लगती है। ठीक है, 12 जिले से। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल और सूर्यरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं, तो ये निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार में एक जिला का नाम है पलामू, ये यहीं से निकलती हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो पहला रामसर स्थल एक ही है यहाँ पे फिलहाल, जो है कांवर झील। ठीक है, जो बेगूसराय जिले में है। कहाँ है ये, बेगूसराय जिले में, बेगूसराय। मैं गया हूँ बेगूसराय, बट यहाँ जाने का मौका नहीं मिला, एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। बट फिर कभी कोशिश करूँगा, जब बिहार में जाऊँगा तो अगर बेगूसराय जाऊँगा तो अब की बार कांवर झील जरूर देखूँगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया जिला में है। कहाँ है ये, गया जिला में है। ठीक है, गया जिला में ब्रह्मयोनी हिल है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें हम ये ब्रह्मयोनी का, तो ये रामायण में इसका चर्चा किया गया है, रामायण में। ठीक है, रामायण काल में इसके ब्रह्मयोनी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारी भी कहानी है, कहावत है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि ज़्यादा मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का। ठीक है, बिहार किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, यानी कि बताना है कि सबसे ज़्यादा कृषि जो होता है वो किस जलवायु क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो देखिए इसे मान लेते हैं कि अगर हम इस तरह से बिहार को 4 भागों में बांटें, तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, इधर उत्तर, इधर पश्चिम, सॉरी पूरब, उत्तर पूरब। ठीक है, तो यहाँ नहीं होता, इस एरिया में होता है, हिमालय वाला एरिया करीब में। तो ये वाला हो जाएगा उत्तर, और इधर क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम, है ना, ये हो जाएगा उत्तर, इधर ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे जो कह सकते हैं, जो इधर गंगा से क्या थी हिमालय के आसपास जो लगा हुआ इधर एरिया, वहाँ पे ज़्यादा होता है, यानी पश्चिम चंपारण वाला, पूर्वी चंपारण क्षेत्र वाला में। तो इसका सही आंसर देखिए कहाँ पे है, उत्तर और क्या है, उत्तर और पश्चिम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे होता है। ठीक है, और बाकी बात करें हम बिहार के दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है। ठीक है, तो बहुत कुछ है बताने को। ठीक है, चलिए फिर हम लोग और बाकी डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ में अगर यदि मेहनत मेरा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।